Assalamualaikum everyone. Welcome back. I'm Hamza, your instructor for environmental science. पिछली वीडियो में मैंने अपना इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे दिया है और इसके साथ मैंने पिछली वीडियो का इख्तिताम किया था कि अगली वीडियो के अंदर में यानी इस वीडियो के अंदर में अब आपको इन्वायरमेंटल साइंस जिस सब्जेक्ट को आप लोग पढ़ने मेरे पास आए हैं उसका इंट्रोडक्शन दूंगा। सो विदाउट एनी फर्दर डू शुरुआत करते हैं कि इन्वायरमेंटल साइंस के इंट्रोडक्शन की। तो सबसे पहली बात, इन्वायरमेंटल साइंस ग्रुप 5 का जो है सब्जेक्ट है। इस ग्रुप के अंदर बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं अगर उनके मैं नाम लूँ तो जेंडर स्टडीज़ आता है, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, ज़ूलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर। तो ये एक बड़ा मज़ेदार और वर्सटाइल ग्रुप है। और जो इंट्रोडक्शन है इन्वायरमेंटल साइंस का कि कब इंट्रोड्यूस हुआ है, सो ये 2016 में इंट्रोड्यूस हुआ है। तो रिलेटिवली आप कह सकते हैं कि एक नया सब्जेक्ट है CSS के लिहाज से, बट हैविंग सेड दैट इट डज़ नॉट मीन कि ये एक कम्पेटिटिव सब्जेक्ट नहीं है। बड़ा कम्पेटिटिव सब्जेक्ट है, बड़ी इसकी डेप्थ है और काफ़ी ज़्यादा डायमेंशंस हैं जो कि इसके अंदर कवर की जाती हैं। बज़ाहिर जब ये नाम लिया जाता है, जार्गन इस्तेमाल किया जाता है इन्वायरमेंटल साइंस, तो हो सकता है कि आपके जहनों में सिर्फ ये बात आती हो कि ये शायद सिर्फ और सिर्फ एक बहुत ही थेरेटिकल सब्जेक्ट है जिसके अंदर साइंटिफिक नॉलेज इज़ दी ओनली प्री रेक्विजिट। दिस लेडीज़ एंड जेंटलमैन इज़ नॉट ट्रू। ये एक थेरेटिकल सब्जेक्ट बिल्कुल है, बट इसकी बहुत ज़्यादा वर्सटाइल डायमेंशंस हैं जो कि मैं आपको आगे साथ साथ पढ़ाऊँगा। इसमें एक और बात, इसका अगर आप सिलेबस देखें तो इसके अंदर तकरीबन 8 मॉड्यूल्स गिवन है। इन 8 में से बहरहाल 6 के ऊपर अगर आप पास पेपर ट्रेंड को देखें तो 6 के ऊपर सवालात का आना हम देख चुके हैं। इन 6 जो होंगी उनका भी मैं आने वाली स्लाइड्स के अंदर इंट्रोडक्शन दूंगा आप लोगों को। लेकिन हमारा जो इस कोर्स का मकसद होगा, अगर इस कोर्स को भी मैं आपके साथ डिफ़ाइन करूं, तो इस कोर्स के अंदर हम हत्तुल इम्कान कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करें। जो पेपर में आई हुई हैं उनको भी करें और जो पेपर में आ सकती हैं, क्योंकि मैंने जैसे बात का आगाज़ इस बात से किया कि ये एक रिलेटिवली न्यू सब्जेक्ट है, तो इसलिए जो पेपर में आ सकती हैं चीज़ें उनको भी हम ज़रूर पढ़ेंगे। मैं आपको इस कोर्स के अंदर इसकी सिलेबस की जो 6 मोस्ट रिकरिंग मॉड्यूल्स हैं उनको तो कराऊंगा ही, मगर साथ साथ और जो बाकी उन मॉड्यूल्स से रिलेटेड और जो बाकी जो 2 मॉड्यूल्स बच जाते हैं उनसे रिलेटेड जो चीज़ें मैं समझता हूँ अपने एक्सपीरियंस को मद्देनज़र रखते हुए और कंटेम्प्रेरी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को मद्देनज़र रखते हुए जो मेरे मुताबिक पर्टिनेंट चीज़ें होंगी उनके ऊपर मैं ज़रूर आपकी जो है ग्रिप इंश्योर करूँगा। अगर इसके पेपर की बात की जाए तो पेपर जो है ये एक 100 मार्क पेपर है। एक ऑप्शनल, जैसा कि बाकी बेशतर ऑप्शनल 100 मार्क्स हैं, ये भी 100 मार्क्स का है। इसका भी वही पैटर्न फॉलो होता है कि 20 मार्क्स का इसका होता है MCQ का पोर्शन, और इसी तरह फिर बाकी 80 नंबर जो होते हैं वो इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं उनके ऊपर मबनी होते हैं। तो जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उनके अंदर जो थीम्स आती हैं वो मैंने आपको बताया कि 6 इसकी काफ़ी रिकरिंग थीम्स हैं जिसके अंदर से सवालात किए जाते हैं। तो जिनका जिक्र बहरहाल मैं आगे आपके साथ करूँगा ही। जहाँ तक सवालों की नौइयत की बात है, जैसा कि मैंने अभी पिछले वाले चीज़ के अंदर बताया कि जो सवाल हैं उनकी नौइयत इस तरह से है कि हाँ, कुछ सवालात हैं जो कि प्योरली साइंटिफिक नॉलेज रिक्वायर करते हैं। मिसाल के तौर पे आप कह लें कि एक सवाल आया हुआ था 2019 के पेपर के अंदर कि व्हाट आर द मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व्ड इन द रिमूवल ऑफ एटमॉस्फेरिक सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, एक ये बड़ा साइंटिफिक सा सवाल है। लेकिन इसमें भी एक बात मैं क्लियर कर दूं आप लोगों को कि इसके अंदर जो साइंटिफिक नॉलेज रिक्वायर्ड है ना, वो कोई ऐसी नॉलेज नहीं है जो कि जिसका ये प्री रेक्विजिट हो कि आप लाजिमन एक साइंस स्टूडेंट रहे हों थ्रू आउट। ये कतई तौर पे इसका मतलब नहीं है। बहुत बेसिक सी चीज़ होगी। बेसिकली जो सवालात आपसे पूछ रहे होते हैं वो इम्पैक्ट के ऊपर उनका ज़्यादा फोकस होता है। ठीक है, या इस तरह के सवाल में जैसे मैंने आपको बताया एटमॉस्फेरिक सल्फर डाइऑक्साइड के रिमूवल का मैकेनिज्म क्या होगा, उसके अंदर मैकेनिज्म के ऊपर फोकस है, ना कि उस मैकेनिज्म की जो साइंस है उसके ऊपर। ठीक है, ये बड़ी एक दकीक बात है। इसके फ़र्क को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जहाँ पे इस तरह के सवालात आते हैं वहीं पे प्रैक्टिकल नौइयत के सवालात भी आते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस रिन्यूएबल एनर्जी का एप्लीकेबिलिटी इन पाकिस्तान, या आप कह लें क्लाइमेट चेंज का
जो है फूड सिस्टम के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। अब ये आपका बड़ा एक नुआंस्ड किस्म का इसका आंसर हो सकता है, हर किसी की नुआंसेस में फ़र्क हो सकता है। एक बड़ा आप कह सकते हैं सब्जेक्टिविटी इसके अंदर आ जाती है क्वेश्चन के अंदर, तो ये बड़े मज़े का सवाल बन जाता है। जिस तरह मैंने आपको शुरुआत में बताया कि इन्वायरमेंटल साइंस का पेपर एक वर्सेटाइल पेपर, एक बड़ा वर्सेटाइल सब्जेक्ट है। इसको बिल्कुल भी आप ये गलती ना करिएगा कि इसको सिर्फ एक थियोरेटिकल सब्जेक्ट समझिएगा। इसमें थ्योरी भी है, फिर थ्योरी की एप्लीकेशन प्लस मैनिफेस्टेशन ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। ये बात हमें समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए प्लीज़ नोट डाउन कर लें कि इसमें प्रैक्टिकल नौइयत के सवाल भी आते हैं जिसके अंदर आपकी सब्जेक्टिविटी रिक्वायर्ड होती है। जो सवालात की नौइयत तो आपको अब समझ आ गया। सवालात किन के ऊपर आते हैं, तो उनके ऊपर अगर बात की जाए तो सवालात की 3 डायमेंशंस हैं जिनके ऊपर सवालात आते हैं, और यही इन्वायरमेंटल साइंस एज ए सब्जेक्ट इसकी भी डायमेंशंस बनती हैं। और वो क्या डायमेंशंस हैं? आपकी पॉलिटिकल नौइयत के सवालात आ सकते हैं, आपकी सोशल नौइयत के आ सकते हैं, और आपकी किसी हद तक इकोनॉमिक नौइयत के भी आते हैं। एंड ऑफ कोर्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट साइंटिफिक पैराडाइम्स, जिसके अंदर प्रॉपर साइंटिफिक नॉलेज, जिस तरह मैंने अभी आपको सल्फर डाइऑक्साइड वाली क्वेश्चन की एग्जांपल दी, उससे रिलेटेड भी आ सकते हैं। पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक ये क्या आएंगे, मिसाल दे देता हूँ आपको। पॉलिटिकल के अंदर हो सकता है कि वो आपसे कहें कि आप हमें बताएं कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 1992, इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या थी, या व्हाट वर द इवेंट्स दैट लेड टू दिस लैंडमार्क कन्वेंशन। ठीक है, अभी इवेंट्स आपने बताने हैं, आपकी ये एक पॉलिटिकल एनालिसिस है, एनालिसिस ऑफ द पॉलिटिकल पैराडाइम्स और द पॉलिटिकल सिचुएशंस दैट लेड अप टू दैट इवेंट। ठीक है, तो ये एक सवाल इस तरह से हो सकता है। फिर अगर आजकल के हिसाब से देखा जाए तो हो सकता है आपके पास ये सवाल आ जाए कि क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा जो मुआहदा हुआ पिछले अरसे के अंदर 2015 के पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने उसके अंदर शमूलियत इख्तियार की शुरुआत में, लेकिन बाद में उससे किनारा कशी इख्तियार कर ली। उससे वो उसने अपनी जो कंसेंट दी हुई थी क्लाइमेट अकॉर्ड के लिए, उससे वो बैकफुट की तरफ आ जाते हैं। एंड डोनाल्ड ट्रंप की ये जो है उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का ये पार्ट था और उसकी मैनिफेस्टेशन थी। तो इसके ऊपर सवाल आ सकता है कि जी यूनाइटेड स्टेट्स की बैकआउट करने से ओवरऑल रेपरकशंस क्या होंगे इस ग्लोबल पॉलिटिकल मूवमेंट ऑन एनवायरनमेंट, इसके ऊपर क्या रेपरकशंस हो सकते हैं। आप उम्मीद है मेरी बात समझ रहे हो। तो इस तरह के सवाल आ सकते हैं, आए हुए हैं, और हमें उम्मीद भी करनी चाहिए कि इस तरह के सवाल आते हैं क्योंकि बड़े अच्छे सवाल हैं। फिर आपके सोशल, जैसे मिसाल लीजिए कि क्लाइमेट चेंज का पाकिस्तान की खातन पे क्या असरात है। ठीक है, अब ये शायद आप लोगों के लिए इस स्टेज के ऊपर समझना मुश्किल हो कि यार क्लाइमेट चेंज का सिर्फ खातन के ऊपर ऐसी कौन सी डिस्टिंक्टिव आप कह सकते हैं असरात हैं जिनके बारे में सवाल किया जाए। इसका जो इस सारी बात का अगर आप खुलासा निकालें तो खुलासा यही निकलता है कि हर इम्पैक्ट का कोई ना कोई सोशल रेपरकशन होते हैं। हर एक फिनोमिनन के 3 टेंजेंट्स के ऊपर रेपरकशंस लाजमन होते हैं, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक। इसी तरह क्लाइमेट चेंज जो कि एक एनवायरमेंटल फिनोमिनन है, इसका भी सोशल रेपरकशंस हैं। ठीक है, और सोशल रेपरकशंस हर सोशल क्लास और हर तबके के ऊपर है। ठीक है, और वो तबकात जिस मर्जी डायमेंशन के हों, जिस मर्जी एम्बिट के अंदर आते हों, उनके ऊपर रेपरकशंस आपको नजर आएंगे और उन रेपरकशंस के ऊपर सवालात हो सकते हैं। इसी तरह इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, या इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ एसिड रेन, या इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ स्मॉग जो कि एक बड़ा रिकरिंग इशू है, इसके ऊपर भी इस तरह से सवालात किए जा सकते हैं। ठीक है जी। इस तरह से आपके ये 3 डायमेंशंस के ऊपर सवालात होते हैं। ये 3 डायमेंशंस हैं जो कि साइंटिफिक पैराडाइम से हट गए। साइंटिफिक पैराडाइम का आप उसी मिसाल को फिर से अपने जहन में जो है दोहराइए जो मैंने आपको सल्फर डाइऑक्साइड वाली दी। वो तो आपका साइंटिफिक पैराडाइम वाला एक सवाल उस तरह से हो गया, लेकिन उसके अंदर भी ये जहन में रखिएगा कि वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक साइंस का स्टूडेंट ही अटैम्प्ट कर सके। इसके लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक थॉरो किस्म का साइंटिफिक नॉलेज हो, ये कतई तौर पे ज़रूरी नहीं है। इस तरह के सवालात एनवायरमेंटल साइंस में नहीं आएंगे। इसी से जो नतीजा निकलता है, नतीजा क्या निकलता है, व्हाट इज़ द कंक्लूजन दैट आई वांट टू ड्रॉ ओवर हियर। द कंक्लूजन इज़ दैट दिस सब्जेक्ट is for aspirants from all domains,
क्या मतलब, ज़रूरी नहीं है कि अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं या आप मेडिकल के स्टूडेंट रहे हुए हैं तभी जाके आप इस सब्जेक्ट को दे सकते हैं। नहीं, अगर आप बिजनेस के स्टूडेंट भी रहे हुए हैं, ठीक है, तब भी आप जाके ये सब्जेक्ट को ऑप्ट कर सकते हैं और इसमें अच्छा स्कोर ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि वही बात, ये जो 3 डायमेंशन मैंने आपको गिनवाई हैं, इनके ऊपर जो सवाल आते हैं और अक्सरियत में आते हैं, एंड ऑफ कोर्स जो साइंटिफिक पैराडाइम्स हैं उसके अंदर भी कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है जो कि आपको समझ ना आ सके या जो कि आप बाद में अटेम्प्ट ना कर सकें। ठीक है, सो ये तो एक आपको मैंने इंसाइट दिया पेपर्स के बारे में कि पेपर की नौइयत क्या है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं चाहूँगा कि आप जो अभी तक मैंने बातें बताई हैं इनको थोड़ा एब्जॉर्ब कीजिए, जज्ब कीजिए, और अगली वीडियो से पहले थोड़ी सी एक आप ब्रेक ले लें, समझें, और फिर अगली वीडियो की तरफ जाएं, जिसके अंदर मैं फिर अब आपको थीम्स का बताऊंगा कि कौन सी थीम्स हैं जिनके ऊपर सवाल आते हैं और वो सवाल कैसे से होते हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।